morning. How are you all? Welcome to your own YouTube channel. Let's learn something new about tense. तो पिछली क्लास में टेंस है क्या, इसे हमने समझा था. ओके तो आज उससे जुड़ी जो आपके एग्जाम्स में एरर बनते हैं उसको कॉन्सेप्ट के साथ देखते हैं. तो आगे बढ़ते हैं अपने क्लास के साथ. तो आपने देखा था कि टेंस एक्चुअली में है क्या. तो क्या देखा था इसके बारे में कि टेंस जो है आपका टाइम प्लस एक्शन को कहते हैं. अब देखो टाइम भी आपका वर्ब बताता है और एक्शन भी आपका वर्ब बताता है. तो वर्ब के फॉर्म्स जो हैं वो देखा था हमने. ठीक है, कौन कौन से रहते हैं मैं ब्रीफ में एक बार फिर से रिकॉल कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे होंगे. ठीक है, इसलिए सॉरी. V1 V2 V3 आप ये बोलते हो, लेकिन ज़्यादा बोलना सही क्या है. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आगे जो आप बोलते हो जिसको आप कंटिन्यूसली V4 बोलते हो, पर वैसा नहीं बोलना है. ठीक है, ये होते हैं आपके वर्ब के फॉर्म्स. जो V1 होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके वर्ब, उसे आप प्रेजेंट कह सकते हो. V2 मीन्स सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब को पास्ट बोल सकते हो. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को परफेक्ट एंड दिस वन इज कॉन्टिन्यूस फॉर्म. और ये हमेशा ध्यान रखना आप कि जब भी वर्ब में एस और ईएस लगता है तो वो आपका सिंगुलर फॉर्म होता है. ओके ठीक है. तो अब वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे होते हैं, और एक आपके दिमाग में लगातार घूम रहा होगा कि अभी तक मैंने फ्यूचर का कुछ भी नहीं बताया है कि फ्यूचर का है क्या. तो आगे आप वेट करो, सब मिलेगा. वर्ब जो है एक तो आपका बेसिक होता है. ठीक है, बेसिक हेल्पिंग हो. बेसिक हेल्पिंग वर्ब जो है वो जो आपका सुना होगा आपने, बी, हैव एंड डू के फॉर्म्स होते हैं. और एक आपका होता है मोडाल्स, ये भी हेल्पिंग वर्ब ही होता है. हेल्पिंग वर्ब ही होता है. अब बी, हैव, डू क्या होता है. तो ये देखो बी आपने इसमें सुना होगा इज, एम, आर इसका फॉर्म. सेकेंड फॉर्म में वाज, वर. थर्ड फॉर्म बीन. आप जो सेंटेंस में कई बार हैज बीन, हैव बीन ये सब देखते हो, ये ऊपर से कहीं से नहीं आया है. ठीक है, ये थर्ड फॉर्म है आपके बी वर्ब का. अब जो है देखो बी जो है वो आपका हैपनिंग वर्ब है. ठीक है, हैव जो है वो पोजीशन को दिखाता है और डू जो है आपका एक्शन वर्ब है. तो हैव और हैज जो है आपके, हैव तो आपको पता ही होगा, ये तो पता ही होगा, हैज सिंगुलर फॉर्म में आता है. उसका सेकंड फॉर्म जो है वो हैड होता है. थर्ड फॉर्म भी हैड होता है. ये अभी आगे मैं आपको जब सेंटेंस बताऊंगी ना तो आपको क्लियर होगा. कई सेंटेंस में आप हैड और हैड एक साथ देखते होंगे, तो कई बच्चे उसको एरर समझ के आ जाते हैं और वो पेपर में आपका गलत जाता है. ठीक है, नेक्स्ट डू फॉर्म. डू डज सुना है ना. ये क्या है, प्लूरल है. ये क्या है, सिंगुलर है. और इसका सेकेंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन. क्लियर है, क्लियर है आपका.
कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? चलो, तो देखो ये जो तीनों के तीनों हेल्पिंग वर्ब है ना आपके, बी, हैव एंड डू, ये आपके हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ जो है वो मेन वर्ब का भी काम करती है। ओके, और कब करती है तो चलो इसको सेंटेंस से देखते हैं हम। जैसे एक सेंटेंस देखना आप, आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क, ये कौन से टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। और यहाँ पे जो है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। और वही ये अब जैसे आपने हैव यहाँ पे देखा, ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, तो आगे जो है ये मेन वर्ब का भी काम करेगी, वो आप सेंटेंस में देखना है एक बार। आई हैव अ न्यू कार, ये कौन से टेंस का है? ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और सिंपली आप देखो ये इन्फॉर्मेशन पास कर रहा है, आई हैव ए न्यू कार। मैंने आपको बताया था जब भी इंडेफिनिट क्या है तो वो बस इन्फॉर्मेशन बताएगा आपको, ठीक है? इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और यहाँ जो है ये हैव, ये मेन वर्ब का काम कर रही है। तो क्लियर है ना? आपका जो है ये बी, हैव एंड डू, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का भी काम करेगी। और एक चीज़, हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो हमेशा मेन वर्ब के लिए आती है, उसको असिस्ट करने के लिए आती है। ओके, चलो इसी बात पे एक सेंटेंस देखो, कई बार देखा होगा आपने। आई हैड a car. I have had a car. कौन सा सेंटेंस गलत है, कौन सा सही है? कुछ लग रहा है? कुछ पता चल रहा है तो बताओ। देखो 2 बार हैड आया है तो आपके मन में बहुत, मैं ये नहीं बोल रही कि किसी को भी नहीं पता होगा, बहुत सारे बच्चों को ये पता होगा कि ये क्या आया है और ये सेंटेंस करेक्ट है और इनकरेक्ट है, पर कुछ बच्चे जो हैं वो नहीं समझ पाते हैं इसको, तो उनके लिए ये है, ठीक है, कि 2 बार हैड आया है तो वो सेंटेंस इनकरेक्ट नहीं है, बल्कि आपको इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है, ठीक है? यहाँ पे जो है एक हैड आपका हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा हैड आपका मेन वर्ब है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास एक कार थी, आई हैड ए कार। अब आई हैव हैड ए कार का मतलब क्या हुआ? मेरे पास एक कार है। समझ रहे हो आप? आई हैड, ये मेन वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को दिखाया, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा? थर्ड फॉर्म आएगा। तो ये जो है ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। ये आपका क्या दिखा रहा है? टेंस। तो क्लियर है ना ये चीज़? यहाँ भी ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, क्योंकि हेड के बाद भी क्या आता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैव के बाद भी क्या आता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इसलिए यहाँ पे भी हैड सही है, यहाँ पे भी हैड सही है, बस मीनिंग में अंतर है ना? और कहीं भी ये सेंटेंस गलत नहीं है आपका। तो चलो कुछ सेंटेंस लिखती हूँ, आप खुद से पहले करके देखना, उसका मीनिंग सोच के देखना कि क्या मतलब है, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, जैसे he had food, I have had food, he had फूड। कई बार आप जब ये एरर वाले में क्वेश्चन में आएंगे ना, तो आप हैड देख के ये कहते हो कि मिसप्रिंट है, 2 बार आ गया है, यही एरर है, पर नहीं,
ठीक है, ऐसा नहीं है। he had food, they will have had food। कौन सा सही है कौन सा गलत है, मीनिंग क्या निकलेगी, पहले आप खुद में सोचो, ठीक है, फिर इस वीडियो को देखना। तो देखो ये सारे के सारे सेंटेंस सही हैं। ही हैज़ हैड फूड एक हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। तो यहाँ पे देखो ही हैज़ हैड फूड का मतलब उसने खाना खा लिया है। आई हैव हैड फूड मैंने खाना खा लिया है। ही हैड हैड फूड उसने खाना खा लिया था। दे विल हैव हैड फूड वे खाना खा चुके होंगे। करेक्ट, समझ आ गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है। चलो और एक चीज़ देखना आप, एक स्ट्रक्चर हैज़ के बाद हैड आता है, सही है। हैव के बाद हैड आता है, सही है। हैड के बाद भी हैड आता है, ये भी करेक्ट है। लेकिन इधर हैज़ के बाद हैव नहीं आ सकता, हैव के बाद हैज नहीं आ सकता, एंड हैड के बाद हैव नहीं आ सकता है, ये कंप्लीट रॉन्ग है। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपके। तो पहले भी मैंने आपको बताया था नहीं, ये हैज़ हैव हैड जो है मेन वर्ब के तौर पे काम करते हैं, तो पोजीशन को दिखाते हैं। तो इतना तो आप समझ ही गए हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप अब सोच रहे होगे कि ये मोडाल्स क्या है। तो देखो मोडाल्स ना एक कंप्लीट अलग चैप्टर ही है जहाँ से आपके एरर बनते हैं। ओके, लेकिन फिर भी मतलब क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, इतने सारे तो हेल्पिंग वर्ब हैं ही, लेकिन फिर भी इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी। देखो ये जो आपका है ये बस प्रेजेंट और पास्ट को ही दिखाने के लिए यूज होता है, फ्यूचर तो कहीं आ ही नहीं रहा है। तो फ्यूचर के लिए क्या मोडाल्स की क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों ये आया। तो देखो मोडाल्स जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, ये तो आप सभी को पता है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है, ये तो आप जान ही रहे हो। तो ये आपने सुना होगा नहीं, ये विल सेल जब आते हैं आपके तो फ्यूचर टाइम को दिखाता है, पर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी आपको ये पता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी ये तो आपको पता नहीं है ना। देखो अलग से हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि ये जो है वो इमेजिनेशन को दिखाता है, कंप्लीट इमेजिनेशन को दिखाता है। अब फ्यूचर क्या है भाई, फ्यूचर में क्या होगा क्या पता है, प्रेजेंट है अभी जी रहे हो आप, पास्ट जी चुके हो आप, फ्यूचर क्या कोई देखा है क्या फ्यूचर, तो इमेजिनेशन है वो आपका। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश फ्यूचर कोई टेंस है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि किसी टाइम पर हुआ एक्शन टेंस है, एक्शन। अब एक्शन फ्यूचर में क्या तो उसे हम नहीं बता सकते हैं। चलो प्रेजेंट में अभी आपका क्या चल रहा है पता चल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है विल सेल और बहुत सारे मोडाल्स हैं वो मैं आपको मोडाल्स में बताऊंगी, ये फ्यूचर के लिए बनाया गया, फ्यूचर टेंस के लिए बनाया गया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो इतना तो आपका क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब स्टार्ट है आपका वो पार्ट जहाँ से एरर बनेंगे। यहाँ तक तो आपके टेंस की नींव पड़ी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ओके। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्या, तो ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन है। मैं पढ़ाता हूँ क्या है,
इंफॉर्मेशन है, ठीक है, बिल्कुल इंफॉर्मेशन है। तो इसके जो बेसिक्स हैं वहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। देखो, अफर्मेटिव सेंटेंसेस तो सुना होगा आपने। अफर्मेटिव सेंटेंसेस आपके जितने भी हाँ वाले सेंटेंस हैं, वो हाँ वाले सेंटेंस जितने भी होते हैं आपके, वो आपके अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। ओके, he goes there on time, you help the poor, ये सब क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसमें कहीं आपको ना दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना? क्लियर? देखो, सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है आपका तो ये जो है ये भी प्लूरल फॉर्म होगा। अभी भी आपको मैंने बताया था, वर्ब पे जब ऐसे और येस लगता है तब वो सिंगुलर होता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो क्या होगा? क्या होगा बताओ? चलो, फुल स्टॉप। अदर जो स्ट्रक्चर्स होंगे फुल स्टॉप। और अगर सिंगुलर हुए, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S और ES, जो कि सिंगुलर फॉर्म होते हैं आपके, प्लस अदर स्ट्रक्चर, फुल स्टॉप। अब जैसे कि आप देखो, दे गो देयर ऑन टाइम। अब इसमें क्या एक्शन हो रहा है? कोई एक्शन हो रहा है क्या? नहीं, कोई एक्शन नहीं लिखा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको, ठीक है, सिर्फ इंफॉर्मेशन मिल रही है। ही गोज देयर ऑन टाइम, इसमें भी इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको। यू हेल्प द पुअर, क्या होगा? यू हेल्प द पुअर। तो देखो, इन सब में सिर्फ इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको, ठीक है, सिर्फ इंफॉर्मेशन पास हो रही। एक और बात, जैसे आपने दे देखा, दे यहाँ पे आपका जो है वर्ब प्लूरल आया है, ही में आपका वर्ब जो है वो सिंगुलर आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। अब यू जो देखो, सिंगुलर प्लूरल बोथ के लिए यूज होता है, लेकिन वर्ब जो है वो हमेशा वो क्या लेगा? प्लूरल लेगा, करेक्ट, वर्ब हमेशा प्लूरल लेगा। अब आप कहोगे कि क्या कहते हैं, ये आई है वो क्यों ले रहा है? आई तो एक ही होता है कोई, तो वो क्यों लेता है वर्ब प्लूरल? क्यों, क्या ऐसा क्यों हुआ? तो देखो, आई में भी आप नोट करके एक चीज़ देखना, आई जो है ना वो आपका एक स्पीकर होता है, एक लेटर होता है ना, ABCDEFGHI, हाँ होता है ना, आई लेटर है ना। तो ये जो स्पीकर है आपका वो हमेशा पर्सन होता है, तो इसके साथ आप एम लिखते हो, करेक्ट, और इसके साथ जो ये लेटर है इसके साथ एज देते हो। जैसे देखना, आई हैव अ न्यू कार, कहीं देखे हो? आई हैज अ न्यू कार, आई हैज अ न्यू कार, देखे हो? नहीं, यहाँ प्लूरल वो भी होगा, ओके, हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा। देखो, और ऐसा इसीलिए है ना, देखो ये लिटरेचर है आपका, ओके। अब यहाँ पे साउंड बेटर करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें ग्रामेरियन ने कॉन्सेप्ट लिखा है, तो ये बस सिर्फ और सिर्फ साउंड बेटर। अब ऐसा कैसा लगता है? आई हैज, जैसे आपने उसमें देखा था ना, अपोस्ट्रोफी जो हिजिंग साउंड पे एंड हो रही है, उसके बाद एस नहीं आता है, जैसे रमेश कार, तो
वैसे ही यहाँ पे ग्रामेरियन ने आई हैज अ न्यू कार थोड़ा सा साउंड बेटर नहीं आ रहा था, तो जिसके कारण यहाँ पे ये जो है वर्ब हैव लिया है, आई हैव अ न्यू कार। ठीक है, बेटर लग रहा है? कौन सा बेटर लग रहा है? तो बस सिर्फ और सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पे आई को जो है प्लूरल वर्ब दिया गया है। ओके, आगे बढ़े। अब ऐसे लिख सकते हो आई इज अ लेटर, आई इज अ लेटर, ये सही है। यहाँ पे पर्सन की बात नहीं हो रही है, किसी स्पीकर की बात नहीं हुई हो रही है। ठीक है, तो ये सही है। फिर यहाँ पे आगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में जो आपका स्ट्रक्चर यूज होता है, सारे जो हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के चल रहे हैं स्ट्रक्चर आपके। सब्जेक्ट प्लूरल हो, डू नॉट प्लस फुल स्टॉप। सब्जेक्ट सिंगुलर हो, डज नॉट प्लस V1। ये जो है ना, ये अदर स्ट्रक्चर भी तो होते हैं आपके सेंटेंस में, और देन फुल स्टॉप। जैसे दे डू नॉट वांट बुक्स। अब देख क्या है, प्लूरल है। प्लूरल के बाद क्या आया? प्लूरल के बाद क्या आया? डू नॉट। इसके बाद क्या आया? वांट। एंड आई के साथ भी वही है जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ है। आई डू नॉट वांट। कभी बोलते हो आई डज नॉट? नहीं बोलते हो ना। आई डज नॉट नहीं बोला जाता है, आई डू नॉट वांट बुक्स। अगर वही ही रहता फिर ही डज नॉट वांट बुक्स। देखो, अब आप सोच रहे होगे कि हाँ सिंगुलर सब्जेक्ट आया है तो वर्ब क्यों नहीं हुआ ये सिंगुलर। ये आप सोच रहे होगे, कितनी बार करोगे? डज तो आ ही गया है इसको सिंगुलर करने के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे वांट है। क्लियर? बार बार सिंगुलर यूज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो आपका फिर एरर होगा। अगर वो सिंगुलर है ही तो उसको फिर से सिंगुलर बनाने की कोई ज़रूरत आपकी है ही नहीं, तो इट डज नॉट जो है वैसे ऑटोमेटिक से सिंगुलर बना रहा है। नेक्स्ट, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंस देखो, do or does प्लस सब्जेक्ट V1 प्लस, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं, क्वेश्चन मार्क आएगा। क्वेश्चन मार्क आएगा। ओके, सेंटेंस देखना आप। डू दे स्मोक? अच्छा, ये बताना इसमें क्या होगा। डू और डज ही स्मोक? डज ही नॉट स्मोक? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डजंट ही स्मोक। ओके, डजंट ही स्मोक ऐसे लिख सकते हो। तो देखो, डू है, दे है प्लूरल, तो ये डू आया। फिर यहाँ पे ही है सिंगुलर, क्या आना चाहिए? डज आना चाहिए। करेक्ट। ही है
यहाँ डज आ रहा है। जब आप डज ही लिखोगे तो यहाँ पे जो है ना, ये डजंट एक साथ नहीं दोगे, यहाँ पे डज, उसके बाद ही, उसके बाद नॉट आएगा। अगर एक साथ लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा ऐसे अपोस्ट्रोफी देके, और डजंट ही स्मोक। समझ आ रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलो, इतना आपने समझ लिया है कि कैसे यूज होता है। वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, किसके साथ क्या होगा, जब निगेटिव सेंटेंस होगी तो क्या होगी, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगी। तो अब हम एप्लीकेशन देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पेपर में एरर इनसे बेस्ड आएगा। एक सेंटेंस देखना आप, आई टेक टी इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग क्या मतलब इसका? क्या इसमें, इसको देख के क्या लग रहा है आपको? आई टेक टी इन द मॉर्निंग सेंटेंस को देख के आप क्या समझ रहे हो? प्लीज़ हिंदी मत करना इसका, मैंने आपको मतलब इसका सेंस पूछ रही हूँ मैं कि इसका सेंस क्या होगा। अब हर चीज़ की हिंदी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इसका सेंस बताना है कि ये बताना क्या चाह रहा है आपको। आई टेक टी इन द मॉर्निंग, ये आपको क्या बताना चाह रहा है? आपको ये सेंटेंस देख के कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि ये अपनी हैबिट के बारे में बात कर रहा है? He's trying to he's trying to talk about his habit. ऐसा नहीं लग रहा है आपको कहीं ना कहीं? I take tea in the morning, लग रहा है ना आपको ऐसा कि ये अपने हैबिट के बारे में बात कर रहा है? इसका सेंस क्या दे रहा है कि ये अपने हैबिट के बारे में बात कर रहा है। I take tea in the morning। एक और सेंटेंस कई बार आप बोलते तो हो लेकिन गलत बोलते हो। I used to take tea in the morning। बताओ, अब ये क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट है, पर इसकी ज़रूरत है क्या? इसकी ज़रूरत है क्या? देखो, ये खुद में आई टेक टी इन द मॉर्निंग हैबिट दिखा रहा है। यूज टू की क्या ज़रूरत है? देखो, ऐसे सेंटेंस जब आप ऐसे यूज करते हो ना तो उसको सुपरफ्लूअस कहा जाता है, कि जो है ऑलरेडी दिया हुआ है उसको बार बार आप फिर कुछ ना कुछ ऐड करके बता रहे हो। ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कई लोग आप बोलते हो ना पास्ट हिस्ट्री, क्या ये सुपरफ्लूअस है? हिस्ट्री हमेशा पास्ट ही होती है। हिस्ट्री क्या प्रेजेंट कभी हो सकता है क्या? तो वो सुपरफ्लूअस है, इसकी कहीं ज़रूरत नहीं है, कहीं ज़रूरत नहीं है। और एग्जाम में अगर आपके आएगा ना आई यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग, आप उसको एकदम 100% सही मानने वाले हो कि अरे ऐसा तो हम बोलते हैं। हर चीज़ आप जो बोलते हो वो आपके पेपर में सही नहीं होने वाला है, वो ग्रामेटिकली एरर माना जाता है। ठीक है, हर चीज़ नहीं, कुछ बातें आप कुछ सेंटेंस ऐसे बोल जाते हो। ठीक है, तो उसी को हमें पढ़ना है, उसी को ध्यान देना है। तो ये ऑलरेडी हैबिट दिखा रहा है, तो यहाँ यूज टू का कोई सेंस नहीं बनता है। वही एक और सेंटेंस देख लो, आई यूज माई कार टू गो एनीवेयर। अब देखो, यहाँ जो है यूज का मतलब है इस्तेमाल करना, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखो यूज जो है ना आपका, ये सब्जेक्ट प्लस यूज टू ये सही नहीं है। वहीं अगर आपका सब्जेक्ट प्लस यूज और यूजेस हैं तो वो सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं आपका। एक सेंटेंस अक्सर आप बोलते हो
आई एम नोइंग हिम, या आई नो हिम। देखो आप लोग रटते रहते हो, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ वर्ब जिनके बाद जैसे आप हमेशा रटते हो ना, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके बाद आईएनजी नहीं आता है, जैसे नो, हेयर, फील, और जो सेंसेस वाले वर्ब होते हैं उनके साथ आईएनजी नहीं आता है। कई बार मैंने खुद देखा है कि बच्चे लिस्ट लिए हुए हैं और उसमें रट्टा मार रहे हैं कि ऐसे कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद आईएनजी नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता है। एक आध मिस हो गया और वही पेपर में पूछ डाला, फिर क्या होगा बताओ ज़रा। देखो रटने की तो ज़रूरत है ही नहीं, सब कुछ के पीछे कॉन्सेप्ट है इंग्लिश में, क्यों ऐसा हुआ क्यों नहीं हुआ, ठीक है, तो उसको रटने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो इस सेंटेंस में क्या एरर है क्या नहीं है। चलो एक सेंटेंस और देखो इससे रिलेटेड। देखो जो भी सीखो ना पक्का वाला सीखो, उसमें फिर डाउट नहीं होनी चाहिए आपको। एक सेंटेंस है आपका, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ he took the right decision. After knowing the truth, he took the right decision. ठीक है, अब इस सेंटेंस में क्या एरर है क्या नहीं है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है, वो ये आप इसे अंडरलाइन करो। इसमें क्या एरर है कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आप ही खुद ऑटोमेटिक सॉल्व कर लोगे, ठीक है। रटो मत, मैं बार बार बोल रही हूँ, रटो मत। कुछ भी चीज़ है, कोई भी डाउट है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करो, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो आपको मैंने वर्ब के टाइप्स बताए हैं। कुछ आपका एक्शन वर्ब है, कुछ आपका स्टेटिव वर्ब है, और पॉजेसिव वर्ब है। ओके, ठीक है। अब एक्शन वर्ब क्या है? अब एक्शन वर्ब के भी दो पार्ट आप देख सकते हो। एक तो जो है वो एक्शन का इंफॉर्मेशन दे रहा है, सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा है, और एक जो है आपका ऑन गोइंग एक्शन है, ऑन गोइंग एक्शन है आपका, ठीक है। और ये जो है ना, जो आपका इंफॉर्मेशन दे रहा है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। एक्शन का जो इंफॉर्मेशन पास कर रहा है केवल, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। देखो ध्यान से देखना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो ऑन गोइंग आपके एक्शंस हैं वो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को दिखाता है, ओके। चलो इससे रिलेटेड आप देखना, he goes there, he goes there। तो आपको इसमें एक्शन का इंफॉर्मेशन मिल रहा है, एक्शन का इंफॉर्मेशन मिल रहा है, इसीलिए ये इंडेफिनिट में लिखा है, he is going there। इसमें जो है आपका ऑन गोइंग एक्शन है ये, ठीक है, और ऑन गोइंग एक्शन है इसीलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिखा है, ठीक है। तो आप ही बताओ, जो ऊपर आपको मैंने पूछा कि आई नो हिम, आई एम नोइंग हिम, इसमें किसी को जानना कोई एक्शन है क्या? कोई एक्शन है?
आप ही बताओ, आप ही सोचो और बताओ। देखो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस जो है ना, सिर्फ और सिर्फ एक्शन पर लगती है और 100% ख़त्म होगी। ये एक टेम्पररी प्रोसेस है, इसीलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो वो टेम्पररी प्रोसेस है, वो कहीं से स्टार्ट हुई या कहीं जाके एंड भी होगी। ठीक है, तो देखो ये यहाँ गलत है और आई नो हिम, क्योंकि ये एक्शन का इन्फॉर्मेशन है तो ये इंडेफिनिट में बनेगा, ये सही है। और इस सेंटेंस के बारे में भी अभी आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है, ये ऐसा क्यों हुआ है ये भी आपको देखने को मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपका जो है वो स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब करते हैं आगे। स्टेटिव वर्ब ये क्या है? अब देखो स्टेट कोई एक्शन, स्टेटिव वर्ब से क्लियर हो रहा है कि किसी कोई भी स्टेट के बारे में बता रही है, तो स्टेट भाई और इन्फॉर्मेशन ही देगी, उसमें कोई एक्शन वैक्शन होने वाला नहीं है। तो क्या उसमें कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होगा? कभी कभी भी नहीं होगा। एक्शन जहाँ है वहीं कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। तो इसमें जो है ये केवल आपका इन्फॉर्मेशन पास करेगा। ठीक है, ओनली इन्फॉर्मेशन, ओनली इन्फॉर्मेशन। तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होगा क्या इसमें? दिमाग लगा के पढ़ो बिल्कुल। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होगा क्या? नहीं होगा। नेक्स्ट, पोजीशन, पजेसिव वर्ब। पोजीशन जो दिखाता है, अब इसमें क्या, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ ये आपको बताएगा और इन्फॉर्मेशन देगा, केवल कोई एक्शन नहीं होना है। ठीक है, तो इसमें कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होगा क्या? नहीं होगा। जैसे देखो आई हैव ए कार, आई एम हैविंग अ कार, कौन सा सही है कौन सा गलत है? देखो ये एक्शन बता रहा है, पोजीशन बता रहा है। पोजीशन हमेशा जो है वो एक्शन, सॉरी एक्शन नहीं बता रहा है। इन एक्शन का तो बता ही नहीं सकता है, ये पोजीशन जो बताएगा वो एक्शन नहीं बताएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये तो सही है, आई हैव ए कार, पर आई एम हैविंग ए कार बिल्कुल लॉजिकल है। मैं कार खा रहा हूँ, इसका ये मीनिंग दे रहा है, मैं कार खा रहा हूँ। ठीक है, तो ये गलत है आपका कहना। अब देखो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस के बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ये ऑनगोइंग एक्शंस हैं, ऑनगोइंग एक्शन के बारे में बताता है। ठीक है, कहीं से ये पहले स्टॉप था, स्टार्ट हुआ, फिर स्टॉप होगा ये, और इसके बीच का जो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और वो ओनली फॉर एन एक्शन, ओनली फॉर एन एक्शन। ठीक है, ओनली फॉर एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब। ओके, समझ आ रहा है आपको? चलो, हम सोचते हैं कि वर्ब में आईएनजी लगाकर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस दिखती है। ठीक है, बट ये जो है हमेशा आईएनजी लगा के वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं होता है, वो हमेशा वर्ब का ही काम नहीं करता है। कई बार ये नाउन बन जाता है, समझ रहे हो आप? कई बार वो नाउन का काम करता है। पिछली नाउन में कई क्लास में मैंने आपको बताया होगा कि कई बार वो जो आपको स्ट्रक्चर दिखता है ना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वो हमेशा वर्ब ही नहीं है, वो कई जगह नाउन का काम करता है, उसे जीरंड कहते हैं टेक्निकली। जैसे ये सेंटेंस है आपका, आफ्टर डूइंग
my work, I went to market. After knowing the truth, ये सेंटेंस मैंने पहले भी लिख चुकी हूँ, ठीक है। I took the right decision. बच्चे रट लेते हैं, नो के साथ आईएनजी नहीं आता है। अब लो, आ गया नो के साथ आईएनजी। अब क्या करोगे? एरर बनाओगे, इसको गलत करोगे। यहाँ ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस दिखा ही नहीं रहा है, ठीक है। ये यहाँ ये वर्ब का काम कर ही नहीं रहा है, ठीक है। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आईएनजी दिखता है तो वो हमेशा वो वर्ब ही नहीं होता है, वो नाउन का भी काम करता है, जो कि जेरंड कहलाती है। आफ्टर नोइंग व्हाट का रिप्लाई है, व्हाट का रिप्लाई है, तो क्या है ये? जेरंड। तो आफ्टर नोइंग द ट्रूथ आई टुक द राइट डिसीजन। तो ये तो यहाँ सही है, ये तो यहाँ सही है, कहीं से भी एरर नहीं है। आफ्टर डूइंग व्हाट? माई वर्क। व्हाट का रिप्लाई है, क्या है? जीरंड है। तो कहाँ से ये आपको दिख रहा है कि वर्ब है? तो यहाँ पे ये सही है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है इसमें, समझ रहे हो? तो यहाँ जो ये आपका सेंटेंस है, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ ही टुक द राइट डिसीजन, ये 100% करेक्ट है, ठीक है। 100% करेक्ट है। और ये गलत है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन बता रहा है, और ये जो नो है वो वर्ब का काम कर रही है यहाँ पे। इसलिए ये वर्ब में, जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी आता है तो वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कहलाता है। और यहाँ ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं आएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन पास कर रही है। और इंफॉर्मेशन कौन पास करता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर? एनी डाउट? देखो, डाउट तो रखना ही मत, डाउट की कोई जगह नहीं है, ठीक है। डाउट की कोई जगह नहीं है। तो यहाँ जो है, आगे बढ़ो। अब ये यहाँ तक तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे, कोई परेशानी नहीं होगी आपको, ठीक है। और एक चीज़ और कि ये जो है, ये हमेशा आप एक चीज़ याद रखना, परमानेंट प्रोसेस जो है, ठीक है, परमानेंट प्रोसेस और कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस क्या है? तो परमानेंट जो है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और कॉन्टिन्यूअस जो प्रोसेस है वो क्या है? आपका टेम्पररी एक्शन है, उसका कहीं ना कहीं एक एंड है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं समाप्त होएगी। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। बाकी इतना आप समझ गए हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई जानकारी के साथ, ठीक है। चलो, तब तक के लिए बाय।